वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 14 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस सोमनाथ को। हाल ही में यस सोमनाथ को के सिवन के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नियुक्त समिति ने रॉक वैज्ञानिक एस सोमनाथ निर्देश विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी बीएसएससी को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त को मंजूरी दे दी है। यानी जो यस सोमनाथ हैं वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव के साथ साथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए ये चुने गए हैं। उन्हें पद ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वह के सिवन का स्थान लेंगे। यानी अभी तक इसरो के अध्यक्ष वो के सिवन थे, अब उनके स्थान पर यस सोमनाथ को इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यानी के सिवन का कार्यकाल ये आज यानी 14 जनवरी 2022 को कंप्लीट हो रहा है। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो अभी तक इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे, जिनके स्थान पर अभी कौन आए हैं तो यस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसको 15 अगस्त 1969 को यानी 1969 को इसरो को एस्टैब्लिश किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2022 में केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका 50। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2022 में केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए वो अफ्रीका 50 के साथ अफ्रीका 50 नामक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अफ्रीकी 50 या अफ्रीका 50 जो एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश मंच है के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर केन्या पारेसर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बार पूरा हो जाने पर यानी यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर यह जो प्रोजेक्ट है वो केन्या में पहला स्वतंत्र विद्युत पारेषण यानी आईपीटी होगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय वैधानिक निकाय है। यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है जो कि भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के जो है अंडर आती है। अब बात करें इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 23 अक्टूबर 1989 को यानी 23 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1989 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेड क्वार्टर एक गुड़गांव में है। कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर जो है वो गुड़गांव भारत में है। गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही किसका मुख्यालय है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? एक गुरुग्राम में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपजेमी। जो कैपजेमी कंपनी है वह दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
कैपजेमिनी यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला है जो कैपजेमिनी क्यू लैब की स्थापना की है। यह प्रयोगशाला यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और भारत में उपलब्ध होगी और क्वांटम अनुप्रयोगों यानी जो क्वांटम कंप्यूटर के यूज हैं उसके निर्माण में मदद करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज को। हाल ही में मिताली राज को ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या है? ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं। अब इनसे रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्म श्री पुरस्कार की विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, यानी मिताली राज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया गया है। वहीं वो क्रिकेट में 7001 दिवसीय यानी वनडे रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। मिताली राज के अंडर में दो कौन या मिताली राज इसके लिए फेमस है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाई हैं और दूसरा है कि वनडे क्रिकेट में वो 7000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LLC ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख रहे हैं। तो जो है झूलन गोस्वामी, इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो लीजेंड लीग क्रिकेट का जो है ब्रांड एम्बेसडर ये झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2021 में दुबई यानी संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 इसका आयोजन कहाँ पे किया है? संयुक्त राज्य के दुबई में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्वांटम डी कॉक ने 30 जनवरी 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये किस देश से हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीकी। नेक्स्ट है, भारत दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली एशिया की या पहली एशियाई टीम बन गई है। ये पहली एशियाई है या एशिया में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यह रिकॉर्ड जो है भारत के द्वारा, एशियाई देशों में भी भारत के द्वारा यह रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट है, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं यहाँ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ये संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में स्थित है तथा प्रेजेंट टाइम में ICC के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं और इनका जो कार्यकाल है जनवरी 2022 तक है। और ICC के उपाध्यक्ष ये कौन है? ये इमरान ख्वाजा हैं। कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 जनवरी को। हर वर्ष 13 जनवरी को उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। यह जो 13 जनवरी है किसी वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है और किसी साल जो है इसका आयोजन 14 जनवरी को किया जाता है, 14 जनवरी को। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। लोहड़ी का त्यौहार यह 13 जनवरी 2022 को मनाया जा रहा है। यह उत्तर भारत में पारंपरिक शीतकालीन लोक उत्सव या किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह शीतकालीन संक्रांति के बीतने को चिन्हित करता है और इस दिन से लंबे दिनों का आरंभ होता है क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है।
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जो क्या है, ये ब्रह्मांड है, और यहाँ पर सूर्य जो है जब उत्तरी गोलार्ध की ओर आएगा तो उत्तरी गोलार्ध का जो दिन वाला टाइम पीरियड है वो उसकी जो है अवधि वो लंबी हो जाएगी। तो जो जिस दिन से यानी कौन सा ये मकर संक्रांति या लोहड़ी का जो त्योहार आता है, लोहड़ी के त्योहार से ही सूर्य अपने उत्तर की ओर आना शुरू कर देता है, और उसी दिन से जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ के दिन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट है, यह एक फसल या यह नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति, इसे मकर संक्रांति के रूप में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या जो भी जितने उत्तर भारत के ज़्यादातर स्टेट हैं उसमें मकर संक्रांति अथवा एज ए लोहड़ी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है पोंगल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोंगल। यह पोंगल इसी मकर संक्रांति को तमिलनाडु व जो अन्य साउथ के स्टेट हैं या दक्षिणी भारतीय राज्य हैं वहाँ पर इसे पोंगल नाम से जाना जाता है, तथा केरल के क्षेत्रों में इसे मकर बिलक्कू या मकर बिलक्कू नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहू। ये जो बिहू है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मकर संक्रांति है बिहू में या असम में बिहू नाम से जाना जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इसे सिसुर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, एग्जाम में अक्सर आपको देखने को इन पॉइंट से जरूर मिलता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 स्कूलों को। जनवरी 2022 में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए एक स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की श्रेणी में कुल 40 विद्यालयों को पुरस्कृत या फिर सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यह एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये के कस्तूरी रंजन या के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जुलाई 2021 में निपुण भारत कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि निपुण भारत कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है अथवा किस मंत्री से है? तो यह इसका संबंध जो है शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय से है। नेक्स्ट है, निपुण का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो है ये निपुण का या क्या है? निपुण का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है, ने प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक या राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन यानी NEAT 3.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन कॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉर्सेटी को मनोनीत किया है? एरिक गॉर्सेटी को मनोनीत किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिकी राजदूत के रूप में या भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गॉर्सेटी को चुना गया है। ये जो है उत्तरी अमेरिका का ये मैप है। उत्तरी अमेरिका में USA वाला क्षेत्र, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र रेड वाला है। उसके जस्ट ऊपर क्या है? ये जिसके जस्ट ऊपर एक कनाडा है, और ये संयुक्त राज्य का ही क्षेत्र है अलास्का। अलास्का ये संयुक्त राज्य का ही क्षेत्र है। अलास्का और रसिया के मध्य कौन सा जलसंध है? तो यहाँ पे बेरिंग जलसंध है। बेरिंग जलसंध के द्वारा USA व फिर एशिया ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। USA के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या है? तो ये है मैक्सिको देश है यहाँ पर, और इसके नीचे 7 देश लगे हैं जिन्हें हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि पनामा हो गया, होंडुरास हो गया, बेलीज हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, और ये सारे देश जो है इसके जस्ट नीचे, मैक्सिको के जस्ट नीचे लगे हैं।
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सी नदी है? यहाँ पे पनामा नदी। पनामा नदी के द्वारा उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। यहाँ का सबसे जो लंबी पर्वत चोटी है वो कौन सी चोटी है? तो है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत चोटी यहाँ की सबसे लंबी चोटी है। और यहाँ पे एक मतलब लेक पाया जाता है। ग्रेट लेक में 5 झील होती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन, इरी व ओंटारियो। इन 5 झीलों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? ग्रेट झील या फिर महान झील के नाम से इन चारों झीलों को जाना जाता है। और यहीं पे ये अपलेशियन पर्वत इस क्षेत्र में स्थित है तथा अपलेशियन पर्वत इन सभी झीलों को जस्ट नीचे स्थित है। बात करें यहाँ पे जो है कौन सी वो पाई जाती है या इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। जो बाइडेन। और प्रेजेंट टाइम में इसके उपराष्ट्रपति एक कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेड क्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में ही। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रेयरी घास का मैदान, ये कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्ष 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। और कोलंबस के द्वारा इसे एक नई दुनिया की संज्ञा दी गई थी। जब वहां पहुंचा तो उसके द्वारा उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा गया था। नई दुनिया। नेक्स्ट है यहाँ की जो प्रमुख झील हैं उसमें से सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील व ओंटारियो झील। यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका जो है ये सीरियल है। कभी कभी सीरियल वाइज भी आ जाता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसको सीरियल में करिए। तो सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, वहीं सबसे पूर्वी झीलों में अगर बात करें तो ये ओंटारियो है। नेक्स्ट है विश्व का नियाग्रा जलप्रपात। विश्व का जो है नियाग्रा जलप्रपात ये इरी व ओंटारियो नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आयरन पर्वत। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है प्रमुख पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो रेड इंडियन, एस्किमो जनजाति व एन्यूट जनजाति यहाँ की जो है प्रमुख जनजाति है। और चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट है यहाँ का जो डेट्रॉयट क्षेत्र है वो मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है डेट्रॉयट क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह मोटर गाड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बेरिंग जलसंध यह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है वहाँ और रूस का साइबेरियन क्षेत्र, इन दोनों के मध्य बेरिंग जलसंध पाया जाता है। यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका या पर्टिकुलर संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया। आप इस वीडियो को देखते होंगे आप पाते होंगे कि यहाँ पर कोई भी फालतू का या एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक भी वर्ड फालतू का नहीं होता है जो कि केवल वीडियो लंबी करने की वजह से इसमें डाला जाए। इसमें एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इंटरनेशनल कॉफ अवार्ड 2021 का खिताब जीता गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया गया है। इंडिया के मैप में ये है केरल का लोकेशन। इंडिया के मैप में ये है केरल का लोकेशन। केरल किस लिए प्रसिद्ध है? केरल जो है यहाँ पे संगम कालीन राजवंशों में यहाँ पर चेद वंश की कौन सी वंश? यहाँ पर चेद वंश की स्थापना हुई थी। संगम कालीन राजवंशों में यहाँ पर यहाँ पर जो है संगम कालीन राजवंशों में 3 वंश आते हैं, चेर वंश, चोल वंश और पल्लव वंश। चेर वंश, चोल वंश व पल्लव वंश। जो चेर वंश है उसका प्रेजेंट टाइम का राज्य क्षेत्र कौन सा था? वो प्रेजेंट टाइम के केरल में ही उसकी स्थापना की गई थी। और इसका सिंबल क्या है? तो चेर वंश का सिंबल जो है ये धनुष है।
तमिलनाडु व केरल के क्षेत्र, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी जो है यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा या दादो बेट्टा ऐसे करके इसका नाम है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है टोडा जनजाति। टोडा जनजातियों में बहुपत विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सा विवाह प्रथा? टोडा जनजातियों में बहुपत विवाह प्रथा ये पाई जाती है। और ये कहाँ का, इसका निवास क्षेत्र कहाँ पे है टोडा जनजाति का? तो वो नीलगिरी पर्वत है। अब और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं केरल से रिलेटेड। कोवलम यह केरल के कला और शिल्प ग्राम संगठन यानी KACV को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी केरल के कोवलम गांव को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। प्रेजेंट टाइम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और वहाँ के राज्यपाल ये आरिफ मोहम्मद खान हैं। आज का हमारा और केरल की बात करें प्रमुख नेशनल पार्क की, तो केरल का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो इराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और इडुक्की नेशनल पार्क। एक केरल के जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला हेली हब मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम को। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम को भारत का पहला हेली हब मिला है। इंडिया के मैप में ये रहा हरियाणा की लोकेशन, ये रहा हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा का जो बॉर्डर है वो किन स्टेट के साथ टच करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व ये उत्तराखंड, इन सभी स्टेट के साथ ये अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। कौन सा? हरियाणा स्टेट। और यहाँ पे गुरुग्राम में ही कौन सा, किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी जो है गुरुग्राम में है। और पहला हेली हब ये भी किसको मिला है? यह गुरुग्राम को मिला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो यह भारत व फ्रांस के सहयोग से संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। कौन सी ऊर्जा? नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। नेक्स्ट है, हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल यानी राजधानी ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ये हरियाणा व पंजाब इन दोनों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब व हरियाणा इन दोनों की संयुक्त राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में एक झील स्थित है, उसका नाम है सुकना झील। कौन सा झील? सुकना झील। सुकना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री ये मनोहर लाल खट्टर हैं व यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय ये भी हरियाणा के गुड़गांव में है। यह एकमात्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूरज कुंड झील स्थित है। बात करें यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो हरियाणा का प्रमुख नेशनल पार्क एक कालेश्वर नेशनल पार्क व सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह हरियाणा का प्रमुख नेशनल पार्क है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 या 2020 या किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और यह इसका 17वां एडिशन है। कौन सा एडिशन? 17वां एडिशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों आर्थिक श्रेणी,
पर्यावरणीय श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी व तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करती है। और यह वाला जो एडिशन या संस्करण है, यह कौन सा संस्करण था, तो यह 17वां संस्करण है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जो हिंदी में नाम क्या है, विश्व आर्थिक मंच है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष एक क्लाउस स्क्वाब थे। कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब हैं। अब यहाँ पे क्योंकि रिपोर्ट से रिलेटेड बात हुई है, तो जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यह जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021, यह IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज इंडेक्स 2021, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, NTI यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021, यह लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। आज का जो जीके पॉइंट का सेशन है उसको देख लेते हैं। जीके पॉइंट के सेशन में हम पॉलिटी के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। आज का जो आर्टिकल है वो पर्टिकुलर राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153, इसमें कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी राज्यपाल की बात करें तो वह एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154, यह राज्य की कार्यपालिका के सख्त राज्यपाल पे निहित होती। जैसे आर्टिकल 53, आर्टिकल 52 में है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद के सृजन की बात वो आर्टिकल 52 में करता है। और अनुच्छेद 53 में करता है कि सभी कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित है। उसी तरह आर्टिकल जो है राज्यपाल के में आते हैं तो 154 में कहा गया है, 53 में कहा गया है कि जो है सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा। और 54 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित हो। जैसे देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित होती है। और इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156, इसमें कार्यकाल जो सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है अथवा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 157, इसमें राज्यसभा बनने की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया। आर्टिकल मतलब योग्यता का मतलब है कि वो भारत के नागरिक हों, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और वो विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए योग्य हों। यही सारे हैं जो राज्यपाल की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 ये शपथ से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, उनको नियुक्त जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और उनके शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उन सभी को डिस्कस किया गया था। अब हमारा लास्ट का सेशन जो मैप का सेशन है उसमें हम एशिया कंटिनेंट को कवर कर रहे हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। एशिया कंटिनेंट को, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो पर्टिकुलर कई पार्ट में डिवाइड है। जैसे पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये सारे देश जो है वो पूर्वी एशिया के पार्ट हैं। पूर्वी एशिया माने चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ये सारे देश जो हैं वो पूर्वी एशिया के मध्य आते हैं, पूर्वी एशिया के मध्य आते हैं। वहीं बात करें ये जो भारत वाला क्षेत्र, भारत पाकिस्तान ये वाला क्षेत्र जो है इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी मध्य एशिया, इसे दक्षिणी मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। उसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सारे देश आ जाते हैं। वहीं ये जो है मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। ये 5 देश ये मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया में कौन,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहीं ताजिकिस्तान व किर्गिस्तान। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि सीरियल भी साउथ टू नॉर्थ आ जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान सबसे नीचे, तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, यहाँ टुक हो गया, और लास्ट में है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, यहाँ टुक टक। ऐसे याद कर लीजिएगा, TUK और TK। इसी तरह से इसका जो है लोकेशन है। और जो ए वाला क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। ये वाला क्षेत्र या जो अरब का क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं ये वाला जो कॉन्टिनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दक्षिणी जो है पूर्वी एशिया है। कौन सा एशिया? दक्षिणी पूर्वी। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वारा एक संस्था बनाई गई है, उसका नाम क्या है? आसियान है। आसियान, जिसका हेडक्वार्टर ये इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान में कौन कौन सी कंट्री आती है? तो आसियान के अंतर्गत ये जो है म्यांमार, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, और ये क्या है? लाओस और कंबोडिया। ये सारे जो है, ये इसके साथ साथ मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई व फिलीपींस, ये सारे देश जो है वो आसियान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमने कल कौन कौन सा सी पाया जाता है उसको ही देख लिया था। यहाँ पे ये कैस्पियन सी है। कौन सा? कैस्पियन सी। और ये वाला जो सी है वो रेड सी। कैस्पियन सी के द्वारा भारत और यूरोप एक दूसरे, या कैस्पियन सी ये भारत व यूरोप को डिवाइड करने का कार्य करता है। वहीं रेड सी ये जो कैस्पियन सी है वो एशिया व यूरोप को डिवाइड करने का कार्य करता है। वहीं रेड सी ये एशिया व अफ्रीका कंटिनेंट को डिवाइड करने का कार्य करता है। और ये अरेबियन सी है, उसके जस्ट नीचे हिंद महासागर है। ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ का क्षेत्र है जो अंडमान सी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये साउथ चाइना सी है। ये फिलीपींस के साउथ चाइना सी के जस्ट नीचे सुलू सी है। यहाँ पे सेलिबीज सी है। और ये वाला पार्ट जो है वो फिलीपींस सागर है, फिलीपींस सी है। ये ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी। और इसके जो चाइना जस्ट सामने वाला सी है वो येलो सी या पीला सागर है। और चाइना व कोरिया के मध्य ये सी ऑफ जापान है। और सी ऑफ ओटोकास के ये साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है। और बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, और ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। बात करें अगर यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं, तो भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पे कोल जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, ये व भील जनजाति, ये सारे भारत के इंपॉर्टेंट जनजाति हैं। बात करें यहाँ दक्षिण भारत के जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति ये नीलगिरी पर्वत में पाया जाता है। और जो श्रीलंका में कौन सी जनजाति है? तो वेद्दा जनजाति ये श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। ये वाला पार्ट फिलीपींस है। फिलीपींस में एटाज जनजाति कौन सी पाई जाती है? फिलीपींस की जो है एटाज जनजाति ये फिलीपींस की प्रमुख जनजाति है। वहीं मलेशिया की ये वाला पार्ट आपका मलेशिया 2 पार्ट में डिवाइड है। मलेशिया बीच का क्षेत्र इसमें गायब हो गया। मलेशिया 2 पार्ट में डिवाइड है। और मलेशिया में जो है वो सेमांग जनजाति ये मलेशिया में पाई जाती है। वहीं अफरीदी जनजाति ये पाकिस्तान के क्षेत्र में विस्तृत है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।